बी द प्रोड्यूसर एंड नॉट द कंज्यूमर। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ोगे नहीं, तब तक आप इतिहास नहीं बना सकते। कई बार बच्चे आते हैं, बोलते हैं सुबह पढ़ो कि शाम को पढ़ो। मेरा पॉइंट, पढ़ लो। इट इज़ नॉट सुबह और शाम, पढ़ना इज इंपॉर्टेंट। रील्स देखना बंद कर दो, ठीक, क्लियर है। मैं कह रहा हूँ इस हैबिट को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए और सोते वक्त केवल ये आदत डालिए कि मुझे 5 से 10 पेज पढ़ने किसी बुक के। हमने बहुत बार ये सुना हुआ है कि राहुल सेंगर सर के नोट्स हमने पढ़े थे आर्ट एंड कल्चर के लिए। Art and culture, I remember Rahul Sengar sir note I revised for like more than 10-15 times. राहुल सेंगर सर की एक 2 घंटे की क्लास थी, ठीक है। दिस वाज माय प्रिपरेशन। ये 2 घंटे की क्लास को मैंने 5-6 बार देख लिया। मैं राहुल सर के पास गया तो मैंने बोला कि सर नंबर नहीं आ रहे सर, मेरे 40 नंबर आ रहे हैं, अटेम्प्ट करूं कि मैं वापस चला जाऊं, नौकरी ज्वाइन कर लूं। तो उन्होंने मुझे बोला कि देखो तुम्हारे आंसर में मुझे दिख रहा है कि ना तो स्ट्रक्चर है और ना कंटेंट है। फिर वो मुझे अगले टेस्ट में फिर कुछ बताते थे कि ये चीज करो, ये मत करो। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए जो राहुल सर के जो क्लास नोट्स हैं, मैंने उसे वही फॉलो किए थे। और यदि मुझे कुछ लगता है कि मैं कहीं से कुछ ऐड कर लूँ फैक्चुअल चीज़ें, तो वो मैंने जो सर के प्रिंटेड नोट्स हुआ करते थे सिर्फ उसी से, उसके अलावा और कुछ भी मैंने एंशिएंट हिस्ट्री के लिए प्लस आर्ट एंड कल्चर उसके लिए नहीं पढ़ा है। जो आर्ट एंड कल्चर के लिए है वो राहुल सेंगर सर के नोट्स थे। नमस्कार, नेक्स्ट आईएएस के सिलेबस सारांश के दूसरे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुमन झा और आज हम बात करने वाले हैं इतिहास, कला और संस्कृति के बारे में। हमारे साथ है नेक्स्ट आईएएस के फैकल्टी राहुल सेंगर सर। वेलकम सर। थैंक यू सर, मेरा पहला सवाल जो आपसे है वो ये है कि यूपीएससी के सिलेबस में इतिहास, कला और संस्कृति, प्राचीन भारत का इतिहास, कला और संस्कृति, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? हम अगर ब्यूरोक्रेसी की तैयारी करना चाहते हैं, हम आईएएस बनना चाहते हैं, हम क्यों पढ़ें? क्या ज़रूरत है ये पढ़ने की? अब इसमें मेरे ख्याल से आपके क्वेश्चन के 2 पहलू हैं। पहले तो एक व्यवहारिक पक्ष है इसका, क्या क्या इतिहास की हमें जानकारी होनी चाहिए, क्या आईएएस बनने के बाद भी इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। दूसरा ये है कि इतिहास अगर हम एकेडमिक तरीके से लें उसको, तो एग्ज़ाम में कितना इंपॉर्टेंट है, इसका रेलिवेंट है। तो अगर मैं पहले वाले का बोलूँ तो मैं भीमराव अम्बेडकर जी की एक लाइन बोलूँगा कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो इतिहास बना भी नहीं पाता। तो अगर आपको अपनी गलतियाँ रिपीट नहीं करनी है, इसलिए आपको इतिहास जानना चाहिए। ये आपका वो वाला पक्ष है जो मैं बात कर रहा हूँ व्यवहारिक पक्ष की, ठीक है, कि हाँ आईएएस अगर आप बन भी रहे हो तब भी आपको इतिहास पता होना चाहिए। अब इतिहास के साथ में जैसे प्राचीन भारत का इतिहास है या कला और संस्कृति है, तो कला से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है संस्कृति, बिकॉज संस्कृति का मतलब हो गया जीवन जीने का तरीका। तो किसी समाज में जब आप रह रहे हो, उसकी संस्कृति कैसी है, उसका जीवन जीने का तरीका कैसा है, उसका खान पान कैसा है, उसके कपड़े पहनने का तरीका कैसा है, उसका प्रभाव पड़ता है कला पे। कला बस एक अभिव्यक्ति है। सांस्कृतिक पक्षों की जो आपकी मूर्त या अमूर्त या टेंजिबल और इनटेंजिबल फॉर्म में जो आप अभिव्यक्ति करते हो, उसी को हम कला बोलते हैं। अब ये आपका जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आपको संस्कृति पता होती है तो आपको लोगों के रहने का तरीका पता होता है। तो आप जब प्रशासन में जाओगे तो आप ये समझ पाओगे कि कहाँ पे किस तरीके की चीज़ों की ज़रूरत है। इस वजह से संस्कृति, और अगर आपने प्राचीन भारत का इतिहास लिया तो संस्कृति कोई अलग से हिस्सा नहीं है, ये प्राचीन भारत का ही एक पार्ट है। तो इस वजह से व्यवहारिक तौर पे हमें प्राचीन भारत हो या कोई भी इतिहास हो, हमें पता होना चाहिए। और अगर हम इसके एकेडमिक पक्ष की बात करें तो पिछले 3-4 सालों, वैसे तो मैं पिछले 10-11 साल भी बोल सकता हूँ, लेकिन पिछले 3-4 सालों से आप अगर देखोगे तो प्राचीन भारत के क्वेश्चन का परसेंटेज लगभग 50 से 60% के आसपास हो गया है। अगर मैं इतिहास के सारे क्वेश्चन लूँ, जैसे अगर हम लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो लास्ट ईयर 13 क्वेश्चन आए थे इतिहास खंड से। अब इतिहास के सेक्शन से भी जो 13 क्वेश्चन आए थे उसमें से 9 क्वेश्चन केवल प्राचीन भारत का इतिहास और कला और संस्कृति से जो लगभग 70% के आसपास हो जाता है। इस साल 11 क्वेश्चन आए थे, 11 से 12 क्वेश्चन, जिसमें से 7 क्वेश्चन जो थे आपके वो इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास और कला और संस्कृति से थे। तो एकेडमिक तौर पर भी अगर आपको एग्जाम निकालना है, मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ बस, तो प्रीलिम्स में भी आपका 60 से 70% रोल है इतिहास के सेक्शन में, जो बढ़ रहा है धीरे धीरे। बढ़ इसलिए रहा है शायद क्योंकि नेशनल एजुकेशन आप पॉलिसी भी देखते हो तो उसमें भी कला और संस्कृति या इन पक्षों पर जोर दिया गया है, क्योंकि आपको अपनी संस्कृति, अपना इतिहास पता होना चाहिए। वही पहली वाली लाइन है कि अगर आप अपने इतिहास को नहीं जानते हो तो आप इतिहास बना नहीं सकते, इस वजह से। दूसरा, अगर मैं पक्ष लूँ मेंस का, मुख्य परीक्षा का भी, तो इस साल अगर केवल हम देख लें तो इस साल भी मुख्य परीक्षा में आपका 75 मार्क्स का आया था, 75 नंबर का आपका इतिहास आया था, जिसमें से 35 नंबर वापस से प्राचीन भारत और कला और संस्कृति का था। तो लगभग 50% के आसपास हो गया। सो इस वजह से दोनों ही तरीके से, व्यवहारिक तौर पे भी और एग्जाम को निकालने के तरीके से भी, प्राचीन भारत और कला और संस्कृति की जानकारी आपको होनी चाहिए। सर, अगर सिलेबस की बात करें और मुख्य परीक्षा के सिलेबस की अगर हम बात करें, एग्जैक्टली क्या हमें पढ़ना है, क्या उसमें टर्मिनोलॉजी क्या दी गई है हमें सिलेबस में? देखिए, सिलेबस में अगर हम बात करेंगे तो 2 पक्ष हैं, एक है प्रीलिम्स और एक है मेंस। तो प्रीलिम्स में केवल इतना लिखा हुआ है कि भारत का इतिहास, ठीक है। मैं तो कई बार मजाक में बोलता भी हूँ कि भारत का इतिहास, आगे लिखा है पढ़ लो,
ठीक है तो हमें पता भी नहीं होता मतलब कि एग्जैक्टली क्या है। तो उसके लिए फिर हमें PYQs देखने पड़ते हैं। जब हम PYQs देखते हैं तो हमें आइडिया लगता है कि किस हॉरिजेंटल विड्थ तक हमें कवर करना है सिलेबस के पार्ट में, और उस हॉरिजेंटल विड्थ में भी PYQ देख के हमें ये पता चलता है कि वर्टिकली हमें कितना जाना है। ठीक है, यानी कि गहराई में सब्जेक्ट के कितने जाना है और एक्चुअल में हमें कितने सारे सब्जेक्ट कितने टॉपिक पढ़ने हैं, ये हमें PYQ से पता चलता है। जहां तक हम मुख्य परीक्षा की बात करते हैं तो मुख्य परीक्षा में प्राचीन भारत ना लिखकर उन्होंने लिखा है कला या आर्ट फॉर्म्स, आपका आर्किटेक्चर हो गया, लिटरेचर हो गया, या वेरियस अदर आर्ट फॉर्म फ्रॉम द एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। ठीक है, यानी कि प्राचीन भारत से लेके आपका जो आधुनिक भारत है वहां तक का जो भी आर्किटेक्चर डेवलप हुआ है, जो भी लिटरेचर डेवलप हुआ है, उन सब के बारे में जो जानकारी है वो पूछता है। लेकिन अगर आप पिछले 2 साल के क्वेश्चन देखोगे तो वैदिक संस्कृति पे भी क्वेश्चन पूछने लग गए हैं मेंस में, यानी कि प्राचीन भारत भी है। तो आप इसे सीधा ये मत बनाइए कि हाँ अगर केवल कला लिखा है तो मतलब केवल कला ही पूछेगा, या केवल आर्किटेक्चर लिखा है तो आर्किटेक्चर पूछेगा। उसने वेरियस आर्ट फॉर्म लिख दिया है और आप उसको इतिहास के पक्ष के हिसाब से, क्योंकि कला और संस्कृति उसी का पक्ष है, प्राचीन भारत का ही पक्ष है, तो मेरा मानना यह है कि दोनों पक्षों पर ही नज़र आपकी होनी चाहिए। प्राचीन भारत के इतिहास को अगर मैं ब्रेक करना स्टार्ट करूंगा तो मैं बोलूंगा पाषाण काल, यानी कि जब से मानव इतिहास स्टार्ट होता है, जब से हमें उसकी जानकारी मिल सकती है, तब से लेके लगभग 7वीं शताब्दी तक आपको पढ़ना है प्राचीन भारत में। और इसके साथ में कला और संस्कृति भी चलती रहेगी, क्योंकि मानव के जीवन जीने का तरीका बदलता रहेगा। जीवन जीने का तरीका बदलेगा तो उसी हिसाब से उसके मूर्त अमूर्त विषय, टेंजिबल इनटेंजिबल, विजुअल, परफॉर्मिंग आर्ट्स भी क्या होंगी, बदलेंगी। तो उसी हिसाब से कला भी बदलती रहेगी ये चीज़। सर जैसे आपने बहुत सारे टर्म्स यहाँ पे यूज़ किए, टेंजिबल, इनटेंजिबल, अगर बस इसका छोटा सा आप इसको सहज तरीके से बता पाएँ, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो पहली बार शुरू कर रहे होंगे तैयारी, तो उनको ब्रेकडाउन भी नहीं पता है कि अच्छा आर्ट एंड कल्चर के अंडर क्या क्या चीज़ें आती हैं, हम तैयारी कर रहे हैं। तो टर्मिनोलॉजी पे अगर हम सिर्फ जाएँ तो आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री, इन सब चीज़ों को आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसमें सुवन। मानिए कि कोई व्यक्ति है जो राम पे विश्वास करता है या राम की स्टोरी पे विश्वास करते हैं। अगर आप राम जो हैं उनकी स्टोरी पे विश्वास करते हो, जो कि हिंदू पक्ष हो सकता है, अब इनकी स्टोरी को कहने के तरीके हैं। कहने के तरीके ये भी हैं कि आप इनके लिए एक मंदिर बनाओ, कहने का एक तरीका ये भी है कि आप इनकी एक मूर्ति बनाओ, कहने का एक तरीका ये भी है कि आप इनकी पेंटिंग बनाओ। क्लियर है? तो ये सब आपके टेंजिबल आर्ट फॉर्म है, क्योंकि इन सब को आप टच कर सकते हो। जिसको भी आप टच कर सकते हो वो आपका टेंजिबल या मूर्त विषय होगा एक तरीके से। ठीक है, ये आपका विजुअल आर्ट भी है, इसी को हम क्या बोलते हैं, दृश्य कला या विजुअल आर्ट। क्लियर है? और इसमें आपको किसी ना किसी कच्चे पदार्थ या एक तरीके से रॉ मटेरियल की जरूरत होगी, क्योंकि बिल्डिंग आप बिना किसी रॉ मटेरियल के नहीं बना सकते, पेंटिंग आप बिना किसी रॉ मटेरियल के नहीं बना सकते, मूर्ति आप बिना किसी रॉ मटेरियल के नहीं बना सकते। लेकिन अब आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है, लेकिन आप राम की स्टोरी अभी भी कहना चाहते हो। क्लियर है? तो आप रामलीला कर सकते हो। क्लियर है? आप क्या कर सकते हो, आप उनके लिए कोई म्यूजिक बना सकते हो जिसमें किसी भी रॉ मटेरियल की जरूरत शायद नहीं होगी। क्लियर है? या आप चाहो तो डांस कर सकते हो। क्लियर है? तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका निष्पादन या परफॉर्मिंग। तो आप परफॉर्मेंस दे रहे हो, परफॉर्मिंग आर्ट दे रहे हो जिसमें आपके रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं है। तो ये तो कला के यही 2 मुख्य पक्ष हैं। एक है आपका टेंजिबल आर्ट फॉर्म जिसे हम विजुअल आर्ट फॉर्म भी बोलते हैं, या हिंदी में अगर बोलेंगे तो दृश्य कला, और परफॉर्मिंग आर्ट या फिर निष्पादन कला। सिंपल, आप अपने विश्वास को किस तरीके से प्रकट करना चाहते हो। क्लियर है? वही है आपका दृश्य कला और निष्पादन कला। रॉ मटेरियल है, मंदिर बनाइए, ये आपका वो कला। ठीक है? आप इस्लाम में विश्वास करते हो, आप मस्जिद बनाइए। क्लियर है? तो वो आपका आर्किटेक्चर का पार्ट हो गया या वास्तुकला का पार्ट हो गया। ये पक्ष। सर अगर मैं आर्ट एंड कल्चर की तैयारी और एंशिएंट हिस्ट्री की तैयारी अपनी इंडिया की शुरू करती हूँ, तो पहली चीज़ जो मेरे दिमाग में आएगी कि क्रोनोलॉजी कोई फॉलो करूँ, या फिर मैं आर्ट फॉर्म वाइज तैयारी शुरू करूँ अपनी, कि पहले क्लासिकल डांसेस देख लिए, फिर पेंटिंग्स देख ली कहाँ की क्या हैं, या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जैसे आपने बताया कि पाषाण काल में, स्टोन एज से हम चलते चले आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ज़्यादा अगर हम किस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो याद रहेंगी ये चीज़ें? अगर आप क्रोनोलॉजी में पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर है? उसका रीज़न ये है कि अगर मैं बोलूँ कि पाषाण काल है, अब पाषाण काल में व्यक्ति कभी ना कभी आराम करेगा। जब आराम करेगा, और क्या करता था, उसका जीवन जीने का तरीका क्या, शिकार करना, हंटिंग, गैदरिंग। क्लियर है? और मैंने क्या बोला था अभी शुरुआत में कि संस्कृति, जो संस्कृति वो क्या है, जीवन जीने का तरीका, यानी कि उसकी संस्कृति क्या है, शिकार करना। क्लियर है? तो जब वो अपना रिसेस टाइम में बैठा हुआ है, आराम से बैठा हुआ है, तो क्या चाहता है, वो अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करना चाहता है। उसका तरीका क्या है, गुफा में रह रहा है, गुफा में कोई रॉक लिया, कोई पत्थर लिया, आपने कोई टूल बनाया, उस टूल से आपने क्या कर दिया, वहाँ पे कुछ कुछ कुरेदना स्टार्ट कर दिया। ये जो आपने कुरेदा, ये क्या है, पेंटिंग है। क्लियर है? यानी कि पहली कला जो हमें मिलेगी वो क्या मिली, पेंटिंग। जब चित्रकला आपको मिल गई, अब चित्रकला में सिंपल, अगर मैं बोलूँ आप रटोगे तो कि हाँ इसमें ये होता है, ये होता है, मैं कह रहा हूँ रटो मत।
आप ये सोचो कि उसकी संस्कृति क्या है। अब संस्कृति उसकी क्या है? शिकार करना। शिकार किसका करता है? जानवरों का। ठीक क्लियर है? तो यानी कि 3-4 थीम इंपॉर्टेंट हो गई। एक, जानवरों के चित्र आएंगे, जो आप देखोगे, जो जीवन जी रहे हो उसी को क्या बनाओगे आप? पेंटिंग बनाओगे ना, अलग से तो नहीं बना लोगे आप। ठीक क्लियर है? तो जब आपने चित्रकला बनाई तो पहले किसकी आ गई? जानवरों की पेंटिंग आ गई। फिर शिकार करने वाले की पेंटिंग, और जब शिकार करोगे, शिकार हो गया, खाना मिल गया तो खुश भी हो रहे हो, खुश हो रहे हो मतलब डांस करोगे, म्यूजिक आएगा तो उसकी चित्रकला आ जाएगी। ठीक क्लियर है? आगे धीरे धीरे जब आपका समाज बढ़ेगा आगे, तो केवल एक व्यक्ति नहीं होगा, कई व्यक्ति आएंगे, समूह में रहेंगे तो परिवार बनेगा, तो परिवार के रिलेटेड जो भी चित्र होते हैं, ठीक है, जैसे बच्चे खेल रहे हैं, ठीक क्लियर है, या आप ग्रुप में बैठ के कुछ डिस्कशन कर रहे हो, ठीक क्लियर है, तो इस तरीके के चित्र आ जाएंगे। तो इसमें कोई रटना ही नहीं है। रटना आपको तब पड़ता है जब आप कनेक्ट नहीं करते हो चीज़ों को, जब आप उसका वाई नहीं ढूंढते हो। आपको किसी भी सब्जेक्ट में, ये केवल इतिहास की बात नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट में जब आप पढ़ रहे हो तो कम से कम एक क्वेश्चन जरूर पूछो, और वो है क्यों। ठीक क्लियर है? कि अगर चित्रकला आई क्यों, अगर चित्रकला में ये थीम आ रही है क्यों। अगर आप क्यों समझ जाओगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है? जैसे हम जब बोलते हैं कि हम मंदिर बना रहे हैं, तो आप समझो कि मंदिर इसी टाइम पे क्यों आया, कुछ उसके पहले क्यों नहीं आया। जैसे जब हम अब मैं आर्किटेक्चर की अगर थोड़ी सी बात करूं, तो रॉक कट आर्किटेक्चर पढ़ते हैं कि रॉक को कट किया गया और उससे एक बिल्डिंग बनाई गई या एक रहने का स्थान बनाया गया, जिसे हमने बोला रॉक कट आर्किटेक्चर। मानो कि ये केव है। ठीक क्लियर है? केव आर्किटेक्चर क्यों आया? आप पहले दिमाग में सोचो क्यों आया। क्यों? क्योंकि बुद्ध, महावीर जैसे लोग हुए जिन्होंने अपना घर छोड़ा। जब घर छोड़ा तो इनको परिव्रजका बोला गया, और घर छोड़ने वाले लोगों को क्या बोला गया? परिव्रजका। ठीक है? अब घर क्यों छोड़ रहे हैं? घर इसलिए छोड़ रहे हैं ये, क्योंकि इन्हें चाहिए ज्ञान। अब अगर आपको ज्ञान चाहिए तो ज्ञान सड़क पे तो नहीं मिलेगा। भले ही आपने घर छोड़ दिया, फिर भी आपको रहने की कुछ ना कुछ जगह चाहिए, एक छत चाहिए। तो छत के लिए क्या? जंगल में गए, जंगल में क्या मिले? पहाड़। अब पहाड़ में कैसे रहोगे? तो क्या करना पड़ेगा? क्योंकि पहाड़ के बाहर रहोगे, जंगल में रहोगे तो जानवर भी हैं, है ना? तो फिर क्या करना है आपको? इस पहाड़ को कट करना है, और इसको कट करके आपने एक रहने की जगह बना दी जिसमें आप टहल सकते हो, घूम सकते हो। तो विहार हो गया। विहार का मतलब हो गया टहलना, घूमना, और बाद में यही वर्ड बिगड़ते बिगड़ते बन गया बिहार। तो आज जो बिहार है वो विहार नाम से आया है। ठीक है? विहार का मतलब रहने की जगह, जहाँ पे आप टहल सकते हो, घूम सकते हो। कहाँ रटने की कोई जरूरत है। ठीक क्लियर है? हाँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ याद करो, लेकिन तर्क लगा के, लिंक लगा के, और उसमें आप वाई ढूंढो उसका, तो आपको आराम से याद हो जाता है। अब जब विहार कर लिया आपने, तो आपको मेडिटेशन करना है। तो शुरुआत में तो मेडिटेशन आप इसमें कर पा रहे हो, लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी तो आप उसी रूम में आप मेडिटेशन नहीं कर पाओगे। तब आपको क्या चाहिए? लाइब्रेरी पढ़ने के लिए। इनको क्या चाहिए? पूजा स्थल। तो अब बनाएंगे चैत्य, और चैत्य भी वही रॉक को कट करके बनाएंगे। तो विहार और चैत्य दो चीजें आ जाएंगी। कब आएंगी? मॉडर्न पीरियड में आएंगी, क्योंकि इसी के आसपास डेवलपमेंट हो रहा है, इसके जस्ट पहले डेवलपमेंट हो रहा है आपका परिव्रजका का। तो कहाँ रटने की जरूरत है। ठीक क्लियर है? वर्ड ढूंढो। श्रमण ट्रेडिशन बोलते हैं। श्रमण किस वर्ड से आया? श्रम से। अगर श्रमण वर्ड श्रम से आया है, इसका मतलब लेबर करना। लेबर किसके लिए कर रहे हो? ज्ञान के लिए। तो जो लोग ज्ञान के लिए मेहनत करते थे वो श्रमण ट्रेडिशन है। आज जितने भी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं सब श्रमण ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं, और सब अपना अपना घर छोड़ के तैयारी करने आ रहे हैं। घर छोड़ने का मतलब यहाँ पे सिंबॉलिक लीजिए, डिक्लेयर है, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना। क्योंकि जब तक आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ोगे नहीं, तब तक आप इतिहास नहीं बना सकते। मैं अगर पढ़ाई करने बैठी हूँ और आर्ट एंड कल्चर की तैयारी मुझे शुरू करनी है, पहले दिन तैयारी शुरू कहाँ से करनी? कौन से सोर्सेज मैं फॉलो करूँगी आर्ट एंड कल्चर के लिए? मैं इसके वापस से बोलूँगा कि शायद इस क्वेश्चन के भी दो पक्ष हैं। ठीक है? एक पक्ष ये है कि तैयारी आप करना कैसे चाह रहे हो। आप तैयारी खुद से करना चाह रहे हो, दैट इज सेल्फ स्टडी, या फिर आप तैयारी के लिए किसी का मार्गदर्शन लेना चाह रहे हो। ठीक है? तो अगर आप मार्गदर्शन लोगे, लेट्स से मैं जान लेता हूँ कि कोई आप किसी कोचिंग को ज्वाइन करते हो, तो अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में जाओगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे टीचर होंगे, वो आपको बताएंगे कि आपको इस तरीके से ये चीज़ें पढ़ना, या कि जब वो समझाएंगे तभी आप पढ़ना करो, तो स्टार्ट करो, ज़्यादा बेटर है। दूसरा पक्ष ये है कि आप खुद तैयारी करना चाहते हो, तो उस कंडीशन में बोलूँगा कि जो एनसीईआरटी है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, क्लियर है, जो आपकी 11th की एनसीईआरटी है, आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। और इसी में प्राचीन भारत में आप आर.एस. शर्मा की जो बुक है उनसे आप क्या कर सकते हो? स्टार्ट कर सकते हो। ये आपके गो टू गो सोर्सेज होने चाहिए, जो आपका पहले जब आप इसको पढ़ना क्या करोगे? स्टार्ट करोगे। लेकिन पीछे पढ़ते हुए हमेशा वो क्वेश्चन रखना है वाई। क्लियर है? जब आप वाई पूछते रहोगे अपने आप से, तो आपको याद होना क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, चिंतन और मनन करना, कि अगर आपने कोई चीज़ पढ़ ली है तो उसे थोड़ा आंखें क्लोज करिए और उसको इंटरलाइज करने की कोशिश करिए। आप इंटरलाइज करोगे, चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। वरना सबसे बड़ी समस्या यही है कि इतिहास याद नहीं होता। याद इसीलिए नहीं होता है क्योंकि हम उससे डिटैच होकर पढ़ रहे हैं। हमें ये लग रहा है कि ये दूसरे की घटना है, लेकिन आप उसे इंटरलाइज करो। मैं तो कई बार क्लास में थोड़ा सा मजाक में बोलता हूँ कि एक दिन के लिए अशोक खुद बन जाओ ना। ठीक क्लियर है? और ट्राई करो कि हाँ भाई मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने ये किया था, मैंने ये किया था, मैंने ये किया था। आपको अपने जीवन की सारी चीज़ें याद रहती हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके जीवन की है।
दूसरे के जीवन का लगता है तो फिर डिफिकल्ट लगेगा ही लगेगा, तो उसे अपना जीवन बनाने की कोशिश करो, देखो कि हाँ एंजॉय करो, मतलब प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाओ, बस ये चीज़ है। ये तो सर आपने हमें बहुत ही अच्छा तरीका बताया। मुझे लग रहा है कि इससे पहले मैंने भी कभी ऐसे सोचा नहीं था चैत्य और विहार के बारे में। सर इसके बाद थोड़ा सा अगर हम बस यहाँ पे डाइग्रेस करेंगे, अगर आप जब तैयारी कर रहे थे, क्योंकि आपने भी तैयारी की हुई है यूपीएससी की, आपके समय में क्या चुनौतियाँ थी अपनी तैयारी करने की? मुझे लगता है कि उस समय 10 साल पहले जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो मार्गदर्शन की चुनौती थी, और आज सबसे बड़ी चुनौती है वो सही मार्गदर्शन की चुनौती है। ठीक क्लियर है? तो इस वक्त मार्गदर्शन बहुत कम हुआ करता था, यानी कि आप एक तरीके से हिट एंड ट्रायल पे रहते थे। ठीक क्लियर है? कि कई बार आपको मार्गदर्शन नहीं मिला तो आप हिट कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, हिट कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, कई बार वो सही हुआ, कई बार वो सही नहीं हुआ। आज मार्गदर्शन बहुत है, ठीक क्लियर है, लेकिन मार्गदर्शन के साथ में सही मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है। सही, जैसे आज किताबें बहुत हैं आपके पास, लेकिन कौन सा सोर्स आपको फॉलो करना है, उन चीज़ों की आज मतलब ये दो डिफरेंस मुझे दिखते हैं 10 साल पहले और आज वाले में। क्योंकि आज मार्गदर्शन है, आप कहीं भी यूट्यूब पे डालोगे तो आपको मार्गदर्शन मिल जाएगा, लेकिन कहाँ किसको फॉलो करना है, क्या कोई सही बता रहा है, कितना आपके ऊपर अप्लाई हो रहा है। ठीक क्लियर है? ऐसा ना हो कि आपने 50 जगह से देख लिया और फिर आपने एक मिक्स जटिल या कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्रिएट किया जिसको आप खुद भी फॉलो नहीं कर पा रहे हो। तो मेन जो डिफरेंस है वो यही है कि 10 साल पहले शायद उतना मार्गदर्शन, मैं ये नहीं कहूँगा कि सही या गलत, उसमें उतना मार्गदर्शन नहीं था, और आज मार्गदर्शन बहुत है, लेकिन आपको उसमें से ढूंढना पड़ेगा कि सही मार्गदर्शन कौन सी है। सर आर्ट एंड कल्चर के लिए और एंशिएंट हिस्ट्री के लिए भी जब हम तैयारी करते हैं तो कई बार ऐसा बोला गया है, बहुत सारे टॉपर्स ने भी कहा है कि अगर आप प्रायोरिटाइज करेंगे, जब भी तैयारी करते हैं एस्पिरेंट्स प्रायोरिटाइज करते हैं तो वो शायद सबसे नीचे आता है, कि कई बार छोड़ देते हैं कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हमारा नहीं हो पा रहा है, हम पहले पॉलिटी, गवर्नेंस, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक ये करेंगे। आपको क्या लगता है सर कि कितना ज़रूरी है ये? क्या ऐसे अगर हम तैयारी शुरू कर रहे हैं, ऐसे कोई पार्ट्स हैं सिलेबस के जिनको हम थोड़ा सा डिस्काउंट कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है इसको रहने देते हैं? हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। अब इसमें पहली बात तो हमें ये समझना पड़ेगा कि लोग आर्ट एंड कल्चर पहले छोड़ के क्यों जाते थे, क्योंकि पहले क्वेश्चन कम आते थे। अब छोड़ के नहीं जाते हैं क्योंकि अब क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो अब कोई छोड़ के नहीं जाता, अब सब पढ़ के ही जाते हैं। ठीक है। दूसरा वैल्यू ये है कि क्या कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बिल्कुल है, जैसे आर्किटेक्चर। अब ये आपको कैसे पता चलेगा? अगेन वही PYQs, आप PYQs देखो, आपको थीम पता चल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो आपको पता चलेगा आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, है ना, पेंटिंग हो गया, फिर आपका हो गया जैसे मान लीजिए कि मौर्य काल हो गया, मॉडर्न एज हो गया, गुप्त काल हो गया, गुप्त एज हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता। देन फिर आपका हो गया जैसे मान लीजिए कि वैदिक एज। ठीक है, जैसे पिछले 2 साल से लगातार मेंस में क्वेश्चन आ रहा है वैदिक एज पे। ठीक क्लियर है? और ये मैं पिछले 4 साल से बोल रहा हूँ कि UPSC का, क्योंकि CAPF आप देखोगे, CDS पेपर का देखोगे, तो CAPF और CDS में जो आपके वैदिक एज पे जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर वो ट्रिकी क्वेश्चन है, इसका मतलब है कोई ऐसा एग्जामिनर है जिसको वैदिक एज में इंटरेस्ट है, और अगले 2 साल में दिख गया वो कि वो मेंस में लगातार वो 2 क्वेश्चन आए, और दोनों अभी केवल सोसाइटी, समाज और रिलीजन इस पे पूछा है। मेरा अपना नेक्स्ट गेस ये है कि बहुत जल्दी मेंस पे क्वेश्चन आएगा वैदिक लिटरेचर पे। ठीक है। अब ये सब आपको कहाँ से पता चल रहा है? ऐसा नहीं कि कोई किसी को बता रहा है, सिंपल पेपर ही आपको बता रहा है कि उनका फोकस कहाँ पर है। तो अगर मैं आपके वापस क्वेश्चन पे आऊँ कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मुझे पढ़ने ही है, कि हाँ मुझे यही पढ़ना है लेकिन मुझे कम पढ़ना है, तो भी मैं आपसे कहूँगा कि एटलीस्ट कम से कम वैदिक एज पढ़ के जाइए, IVC पढ़ के जाइए, मौर्य काल पढ़ के जाइए, गुप्त काल पढ़ के जाइए, हाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इसके अलावा आप जब आर्ट फॉर्म में आएंगे तो आर्ट फॉर्म में आर्किटेक्चर जरूर पढ़िए, स्कल्पचर पढ़िए, पेंटिंग पढ़िए, डांस, म्यूजिक, थिएटर, इन सब को आप अवॉइड कर सकते हो। अवॉइड इन द सेंस कि आपको लगातार जीरो से पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए फिर आप करंट अफेयर्स फॉलो करो। और करंट अफेयर्स में अगर कोई डांस फॉर्म, कोई म्यूजिक न्यूज़ में आ गया है तो उसको क्या करो, आप पढ़ लो। हाँ, जैसे मान लीजिए कि कोई कथक डांसर है, उनकी मृत्यु हो गई, ठीक क्लियर है? अब उनका अगर देहांत हो गया तो ऑटोमेटिकली आप क्या करोगे कि वो कथक न्यूज़ में आ गया। अब कथक न्यूज़ में आ गया तो आप कथक को क्या करो, तैयार कर लो, बिकॉज ये हो सकता है कि इस बार वो प्रोबेबल एक क्वेश्चन, तो आप करंट इंस्पायर्ड तैयारी कर सकते हो, ये चीज़। सर एक चीज़ जो भी कोचिंग करते हैं या जो तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी, बहुत सुनने में हमने बहुत बार ये सुना हुआ है कि राहुल सेंगर सर के नोट्स हमने पढ़े थे आर्ट एंड कल्चर के लिए, और जो टॉपर्स डायरेक्टली आपसे इन्वॉल्व नहीं भी रहे हैं, आपके गाइडेंस में नहीं भी रहे हैं, उन्होंने भी कई बार ये नाम लिया है आपका कि हमने राहुल सेंगर सर के नोट्स तैयार किए थे। जितना हम नोट्स पढ़ के गए थे, क्योंकि समय नहीं था, बस वो पढ़ के गए और हमारा पेपर जो है उस हिसाब से हो गया, चाहे वो प्रीलिम्स हो या वो मुख्य परीक्षा हो। आप सर
अपने नोट्स जब बनाते हैं, आप अगर थोड़ा सा सीक्रेट हमारे साथ शेयर करना चाहें कि हम कैसे बना सकते हैं इस तरीके के नोट्स, या हम कैसे इन्फॉर्म्ड हो सकते हैं अपनी तैयारी को लेके कि जाने से पहले हमारे नोट्स इतने बहुत हैं, इनफ हैं। नोट्स मतलब हाँ ठीक ठाक नोट्स है वो। मैं ये कहूँगा कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छे मतलब या वैसे, क्योंकि शायद अभी भी उसमें कुछ ना कुछ कमियां हैं जिसको मैं अभी भी पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ लगातार। हर साल मैं अपडेट करता हूँ नोट्स। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि हाँ, एक ऐसे नोट्स हैं जो कॉम्प्रिहेंसिव हैं, और कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स ही आपके मेन नोट्स होते हैं। दूसरी बात, जब आप नोट्स बना रहे हो तो उसे नोट्स ही बनाइए, उसे बुक मत बना दीजिए। ठीक है, कई बार क्या होता है बच्चे नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं, वो नोट्स ना बन के बुक बन जाता है, क्योंकि पता लगा एंशिएंट हिस्ट्री के नोट्स ही आपके 200 पेज के हैं या 150 पेज के हैं, फिर तो वो बुक हो गई, फिर वो नोट्स कहाँ हैं, आप रिवाइज ही नहीं कर पाओगे। आप नोट्स में हमेशा ये देखिए कि पहले PYQs देखिए, PYQs में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक में क्या क्या सेक्शन अभी तक आया है, और उन सेक्शन को इंक्लूड करते हुए सारे पॉइंट्स को ऐड करिए। प्लस जब आप PYQs देख रहे हो तो PYQs में केवल ये मत देखिए कि कौन सा क्वेश्चन आया था उसका कौन सा आंसर है, ये भी देखिए कि कौन से अदर ऑप्शन थे, और उन अदर ऑप्शन पे भी अपने नोट्स में क्या कर लीजिए, उसको ऐड कर लीजिए प्रीलिम्स वाला। ठीक, क्लियर है। मेंस में सिंपली इन्हीं प्रीलिम्स की चीज़ों को ही यूज करके ही मेंस लिखा जाता है। कला और संस्कृति या इतिहास में एक अच्छी बात है कि इसमें ऐसा नहीं है कि मेंस बिल्कुल डिफरेंट और प्रीलिम्स बिल्कुल डिफरेंट है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे मेंस प्रीलिम्स थोड़ा सा डिफरेंट आता है और मेंस का क्या आता है, डिफरेंट आता है। लेकिन इतिहास में जो लगभग प्रीलिम्स है वही लगभग क्या है, आपका मेंस है। उन्हीं चीज़ों को यूज़ करके आपको मेंस में अपना आंसर बिल्ड करना है। तो नोट्स बनाने का जो सबसे सीक्रेट पॉइंट होता है वो होता है PYQs। आप PYQs को अपने पास रखिए, सिलेबस को लिख रखिए, और सिलेबस के साथ में जितनी भी कुछ अच्छी स्टैंडर्ड बुक हो उस स्टैंडर्ड बुक से नोट्स बनाना फॉलो करिए। और फिर नोट्स जब बनते हैं सुमन, मैं ये कहूँगा कि कम से कम 3-4 सोर्सेस से बनते हैं। ठीक, क्लियर है। तो ऑब्वियसली वो नोट्स इसलिए अच्छे लग रहे हैं क्योंकि वो 4 जगह का कंपाइलेशन है। ठीक, क्लियर है। लेकिन क्या बच्चे 4 जगह पढ़ने लग जाएंगे? नहीं, आप एक ही सोर्स फॉलो करिए, नोट्स बनाइए और उसमें लगातार एडिशन करिए PYQs से। ठीक, क्लियर है। तो ऑटोमेटिकली एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके रोज नोट्स अच्छे खासे वेल रिसर्च नोट्स हो जाएंगे। और मोस्टली नॉट ऑल, कभी नहीं हो सकता। ठीक, क्लियर है। 50 से 60% नोट्स आपके क्वेश्चन जो है वो आपके नोट्स से आ जाएंगे। और फिर जब 50-60% क्वेश्चन आ जाता है तो कट ऑफ 50 के नीचे ही चल रहा है। ठीक, क्लियर है। तो आपको लगता है कि नहीं, हमने अच्छा इसमें किया है। तो बस इतना सा पॉइंट है, इसमें कोई ऐसा सीक्रेटिव नहीं है। आपको पढ़ना पड़ेगा और करना पड़ेगा, और थोड़ा सा एक्सपीरियंस काम आता है। ठीक, क्लियर है। कि क्या आपको लगता है कि क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आ सकता है, उन सब के लिए आपको PYQs पढ़ना पड़ेगा। PYQs के कुछ नहीं हो सकता है। नाउ PYQ जब मैं बोल रहा हूँ तो एक कन्फ्यूजन होता है बच्चों के मन में कि PYQs में केवल सिविल सर्विसेज एग्जाम वाले, मैंने कहा नहीं, UPSC वाले। तो UPSC जो भी एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, फिर चाहे वो CAPF हो, CDS हो, जियो साइंटिस्ट हो, आपका CSE हो गया, इन सब के क्वेश्चन आपको पिक करने हैं। और तब जो आपके नोट्स बनेंगे वो प्रॉपरली कॉम्प्रिहेंसिव बनेंगे। फिर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, कुछ नई इन्फॉर्मेशन आती है, वापस से अपने नोट्स में क्या कर लो, आप उसको ऐड कर लो। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपको नोट्स के बाहर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, और वो नोट्स क्रिस्प है, तो आप उसे जितनी बार रिवाइज करोगे उतना ईजी रहेगा। सर, अगर नोट मेकिंग पे ही थोड़ा सा हम और एक्सटेंड करें, आप अगर एकदम सिंपल शब्दों में हमें बता पाएं कि एक टॉपिक है उस पे नोट्स बनाते कैसे हैं, बनाना कैसे है? हाँ, मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मौर्य काल मैंने ले लिया, मैंने बोला कि एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो पहले मैं ये देखूंगा कि मौर्य काल में क्या होता है। या मौर्य काल का मतलब, देखो मौर्य काल तो ठीक है, पास की बात है। मैं बोलूँ कि अगर मुझे आज देश के बारे में बात करनी है, मैं क्या बात करूंगा आपसे? मैं बोलूँ कि भारत के बारे में बताइए, तो आप अगर टूटी लैंग्वेज में भी बताओगे, रफ में भी बताओगे, तो भी क्या होगा, आप कभी कोई उसके राजनीतिक पक्ष के बारे में बात करोगे, कभी उसके आर्थिक पक्षों के बारे में बात करोगे, कभी उसके धर्म से संबंधित पक्षों के बारे में बात करोगे, कभी उसके प्रशासन संबंधी पक्षों के बारे में बात करोगे, कभी आप हो सकता है कि उसके समाज रिलेटेड संबंधित जो पक्ष हैं उनके बारे में बात करो। यही चीज आप अप्लाई कर दो सब पे। ठीक, क्लियर है। तो आप सबसे पहले ये देखो कि मौर्य काल में राजनीतिक पक्षों में क्या क्या पॉइंट्स हैं, है ना, कि कौन कौन शासक रहे, शासक के अंदर क्या क्या उसने डेवलपमेंट किया, क्या काम किया। फिर उसके आर्थिक पक्षों को देखो, फिर उसके धार्मिक पक्षों को, सामाजिक पक्षों को, और फिर उसके कला संबंधी पक्षों को देखो। कला आपको तभी समझ में आएगा जब आपको राजनीति, धर्म, ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसा धर्म होगा वैसी ही कला भी होने के चांसेस है। सब जुड़े हुए हैं, बिल्कुल सब जुड़ा हुआ है। ठीक, क्लियर है। आपको करने, मैंने बोला कि वाई पूछो आप। ठीक, क्लियर है। मैंने बोला कि अगर अशोक आ रहा है और अशोक स्तूपा बनवा रहा है, तो क्यों बनवा रहा है? क्योंकि वो उसने बुद्ध धर्म फॉलो किया है और वो बुद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता है। प्रचार करने का तरीका क्या है? आप बौद्ध के धर्म के मंदिर बनाओ, इंस्टीट्यूशन बनाओ, क्योंकि धर्म का प्रचार तभी हो सकता है, जो भी धर्म का कहने का मतलब यहाँ पे है आपके विचारों का प्रचार। विचारों का प्रचार तभी हो सकता है या तो आप लोगों तक पहुंचे या लोग आप तक। और पहले लोग आप तक नहीं आएंगे, आपको लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। इसलिए हर धर्म अपने इंस्टीट्यूशन बनाता है। हिंदू धर्म है, मंदिर बनेगा। इस्लाम धर्म है, मस्जिद बनेगी।
आपका सिख धर्म है तो गुरुद्वारा बनेंगे, और आपका ईसाई धर्म है तो चर्च, और वैसे ही बौद्ध धर्म है तो बौद्ध स्तूपा वगैरह बनेंगे, या बौद्ध के जो भी आपके विहारा मोनेस्ट्री जो भी है वो सब बनेंगे। तो अगर ये चीज़ आपको कब समझ में आएगा, जब आपने क्या समझ रखा है, राजनीति, अर्थव्यवस्था, आपकी धार्मिक व्यवस्था, आपकी सामाजिक व्यवस्था, क्योंकि तब आपको विचार पता चलते हैं। जब विचार पता चलते हैं, विचारों की अभिव्यक्ति ही कला है, बस और कुछ नहीं। तो इस तरीके से हम कला, इतिहास, संस्कृति, इन सबको हाँ। बाकी के जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनसे भी जोड़ सकते हैं। बिल्कुल जोड़ सकते हैं हाँ। कि अगर मैं ये बोलूं कि लेट्स से आज हम पढ़ते हैं जाति सिस्टम, मैं वही सब्जेक्ट ले रहा हूँ जो एकदम कनेक्ट हो पाए, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जाति सिस्टम, तो हमें ये पता है कि एक जाति सिस्टम होता है, एक वर्ण सिस्टम होता है। इसके साथ में आपने बहुत सुना होगा एक आश्रम सिस्टम होता है, हाँ। ठीक है। तो लोग याद करने की कोशिश करते हैं कि वर्ण क्या है, आश्रम क्या है, ये वो। मैं कह रहा हूँ ये मत समझो, समझो ये कि भारतीय संस्कृति का एक पक्ष है कर्तव्य। यहाँ पे धर्म का मतलब कभी भी रिलीजन नहीं था। रिलीजन अलग वर्ड है, धर्म अलग है। रिलीजन को आप पंथ मान लीजिए, ठीक है। धर्म का जो पक्ष है भारतीय संस्कृति में, तो इसका मतलब है आपका कर्तव्य निभाना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वो भी क्या कह रहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म का मतलब क्या है, ड्यूटी करो, कर्म इज इंपॉर्टेंट, वही आपका धर्म है। तो कर्तव्य की बात कर रहे हैं। अब कर्तव्य क्या होते हैं? कर्तव्य आपके दो तरीके के हो सकते हैं। एक, आपके अपने लिए कर्तव्य, आपकी अपनी उन्नति के लिए कर्तव्य। और जब आप अपनी उन्नति करोगे तो साथ साथ में आप समाज की भी क्या करोगे, उन्नति करोगे। तो कुछ कर्तव्य आपके अपने लिए होते हैं, कुछ कर्तव्य आपके समाज के लिए होते हैं। अब जो आपके अपने लिए कर्तव्य है वही है आश्रम व्यवस्था। जो वर्ण व्यवस्था, वैदिक काल में जो आपकी आश्रम व्यवस्था थी, वो आपकी अपनी जो एक तरीके से कर्म, ये कहें से अपने लिए जो आप कर्तव्य निभाते थे वो आश्रम है। जैसे आपको शुरुआत में क्या करोगे, आप एजुकेशन लोगे, ब्रह्मचर्य, एजुकेशन लोगे, फिर नौकरी मिलेगी, जॉब करोगे तो आप कार खरीदोगे, ठीक है, आप शादी करोगे, ठीक है, गृहस्थ, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आप रिटायरमेंट लोगे, वानप्रस्थ। फिर आप क्या करोगे, भगवान पे कि हाँ ठीक है, भगवान से मिलन, या बेसिकली एक तरीके से मोक्ष की तरफ आप जाने जाओगे, संन्यास। लेकिन ये सब प्रोसेस करते हुए आप समाज की बौद्धिक उन्नति में योगदान देते हो, क्योंकि हो सकता है कि आप एक साइंटिस्ट हो, ठीक है, और आप समाज की बौद्धिक उन्नति की तरफ ध्यान दे रहे हो। वही है ब्राह्मण। ब्राह्मण का मतलब जो ब्रह्म की नॉलेज या ब्रह्म की जो आपकी इंफॉर्मेशन रखता हो। आप समाज की सुरक्षा कर रहे हो, ठीक है, आप प्रोटेक्शन दे रहे हो, आप आर्मी में हो, सेना में हो, क्षत्रिय, ठीक है। आप बिजनेस कर रहे हो, यानी कि आप आर्थिक उन्नति पे अपनी तरफ से सहयोग दे रहे हो, आप क्या हो गया, वैश्य क्लास, ठीक है। और इसी तरीके से आपके क्लासेस बनते हैं, ये चीज़ है। तो वर्ण सिस्टम और आश्रम सिस्टम हमने समझ लिया किसके बेसिस पे, धर्म के बेसिस पे। अगर आपको ये पता है कि धर्म दो तरीके के होते हैं, तो दो तरीके की व्यवस्थाएं भी आएंगी, एक वर्ण व्यवस्था और एक आश्रम व्यवस्था, ये चीज़ है। तो आज जाति समझने के लिए आपको वर्ण व्यवस्था समझनी पड़ेगी, ठीक है। और आज जाति व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कैसे ठीक करना है, नहीं ठीक करना है। देखो, कोई भी व्यवस्था शुरुआत से खराब नहीं होती है। व्यवस्था ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कौन उसको यूज कर रहा है, उपयोग कर रहा है, तब धीरे धीरे क्या होती है, वो खराब होती है। वर्ण व्यवस्था में अभी भी मेरी अपना मानना है, मेरी ये ओपिनियन है मेरा, कि वर्ण व्यवस्था अच्छी व्यवस्था थी, ठीक है। क्योंकि वर्ण व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो आपको हर जगह दिखाई देगी। बात दिक्कत यह है कि जब वर्ण व्यवस्था में जन्म आधारित हो जाती है तब दिक्कत होती है। दिक्कत वर्ण व्यवस्था की नहीं है, दिक्कत है जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था की, ठीक है। यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये बात गलत है। राजा कोई भी बनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो आपका होना चाहिए आपके स्किल बेस, ठीक है। और शुरुआती जो वर्ण व्यवस्था थी वो स्किल बेस थी, कि जो प्रोटेक्शन कर सकता है वो क्षत्रिय है, जो एजुकेशन दे सकता है वो ब्राह्मण है, जो बिजनेस कर सकता है वो कौन हो गया, आपका वैश्य हो गया, और जो आपका इन सब की हेल्प करेगा एक तरीके से वो क्या हो गया, शूद्र हो गया। बाद में ये सिस्टम बिगड़ गया, हायरार्की भी आ गई, हायरार्की भी आ गई, हाँ, क्योंकि आपने काम के हिसाब से डिसाइड कर लिया कि भाई ये काम अच्छा है, ये काम थोड़ा सा इसके नीचे, ये काम इसके नीचे, तो फिर बाद में चीजें खराब हो गई। लेकिन शुरुआत में सिस्टम सही था, शुरुआत में कोई दिक्कत नहीं थी, बिकॉज स्किल बेस्ड ऑक्यूपेशन था एक तरीके से। आज नहीं करते हैं क्या हम, अगर हम किसी कंपनी में देखते हैं तो सीईओ होता है, सीएफओ होता है, सीटीओ होता है, सबका अपना अपना क्या है, काम है। अच्छी बात क्या है सिस्टम में, इस सिस्टम में अच्छी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि सीटीओ का बेटा भी सीटीओ बनेगा। वहां दिक्कत क्या हो गई कि ब्राह्मण का बेटा ही क्या बन रहा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा ही क्या बन रहा है, क्षत्रिय बन रहा है। तो वो प्रॉब्लम है। जाति आधारित जो व्यवस्था, जन्म आधारित जो व्यवस्था है वो नहीं होनी चाहिए, बस इतनी सी बात है। तो ये समझने के लिए आपको वो समझना पड़ेगा। तो आज के कई पक्षों या कई विषयों को समझने के लिए कई बार आपको इतिहास की समझ होनी चाहिए, जरूरी है। ये चीज़। सर, आपने इतने सारे टॉपर्स को गाइड किया है, और इतने सारे टॉपर्स से हमने सुना है कि बहुत अलग अलग लेवल पे आपने जाके, चाहे वो सिर्फ आर्ट एंड कल्चर नहीं, एंशिएंट हिस्ट्री नहीं, आपने हर तरीके से उनकी हेल्प की है, चाहे वो पर्सनालिटी टेस्ट हो, प्रीलिम्स हो, मेंस हो, हर जगह आपने इतने सारे टॉपर्स को देखा, और आप हर गुजरते साल के साथ ना देख रहे होते हैं एक बंच जो क्लियर करते हैं एग्जाम, और एक बहुत बड़ा जत्था है जो क्लियर नहीं कर पाता है। तो सर, आपको
अगर बताना हो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कौन सी एक क्वालिटी है जो आपको लगता है कि किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कुछ भी इनकी पढ़ाई चाहे किसी भी तरीके से हुई हो, लेकिन एक ये क्वालिटी है जो मैंने सारे टॉपर्स में मैं कॉमन बोल सकता हूँ कि ये तो सब में होती है, वो क्या होगी क्वालिटी? दुनिया का सबसे जो जटिल काम है वो है चीज़ों को सरल करना, और जितने भी टॉपर्स हैं उनमें ये क्वालिटी होती है कि वो चीज़ों को क्या कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं। वो सरल चीज़ें पढ़ते हैं और उन चीज़ों को लगातार क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपने उनको बोल दिया कि आपको PYQs करने हैं, ये वाले करने हैं, इसमें ये प्रैक्टिस करना है, ये करना है, तो वो चुपचाप जाएंगे और अपना प्रोसेस क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। वो ये नहीं सोचेंगे कल रिजल्ट क्या होगा, परसों क्या होगा। वो जाएंगे, रोज़ का अपनी पढ़ाई करेंगे और जो सिलेबस है उसी के आसपास ही वो आपको पढ़ते हुए दिखाई देंगे। ज़्यादातर लोगों में ये बात नहीं होती है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, चीज़ों को जटिल बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। उनको क्या है कि अगर आप बोलोगे प्राचीन भारत के लिए ये सोर्स पढ़ना है, इसके या इस क्वेश्चन आना होगा तो इससे आ जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, किसी और से भी आंसर नहीं होगा, वो आपकी बात नहीं मानेंगे। वो बोलेंगे कि नहीं मैं कुछ अलग कर दूंगा इसमें, और वो क्या करेंगे कि नहीं मैं 4 बुक और ले आऊँगा। ठीक क्लियर है? तो अब उसी चीज़ को वो 4 बुक से पढ़ रहे हैं और किसी भी चीज़ को 4 बार रिवाइज नहीं कर रहे हैं। और टॉपर जो है वो क्या कर रहा है, उसने सरल कर रखा है कि नहीं ये टॉपिक है प्राचीन भारत, इसका ये मेरा सोर्स है, जो भी सोर्स हो XYZ ये सोर्स है, अब इसी सोर्स को मैं 4 बार क्या करूँगा, पढ़ूंगा। ये सरल प्रक्रिया है। लेकिन लोगों को लगता है IAS बनना है तो कुछ कॉम्प्लेक्स होता होगा, और दिक्कत ये है कि IAS निकालना सरल है अगर आप उसे सरल तरीके से अप्रोच करो तो। लेकिन आप चीज़ों को जटिल बनाते हो, आप 10 बुक पढ़ोगे, आपको लगेगा कि किसी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा नॉलेज, PhD बन जाओ, PhD कर लो। तो देखो PhD करने में 4 से 5 साल लगता है, 18 सब्जेक्ट हैं। अगर मैं ब्रेक कर दूं कि हिस्ट्री में 6 पार्ट में डिवाइड है तो 18 × 5 90 साल होता है, तो मुश्किल होगा निकालना। बस ठीक है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मतलब नहीं होगा, लेकिन मुश्किल होगा। तो इसलिए PhD ना करें, चीज़ों को ईजी रखें, जितना ज़रूरत है उतना ही पढ़ें। और यही टॉपर्स के बीच में कॉमन होता है कि वो एक चीज़ को कई बार पढ़ते हैं, ना कि एक ही चीज़ को कई जगह से, एक चीज़ को एक ही सोर्स से कई बार पढ़ना है। तो मल्टीपल रिवीजन इज द की। अगर आपने, क्योंकि आपने एक पॉइंट पूछा था बस, तो मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ कि बस केवल चीज़ों को सरल रखना है। तो जितने लीडर्स हैं, जो अच्छे लीडर्स हो सकते हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं ये क्वालिटी भी होती है कि वो सबसे पहले अच्छे फॉलोअर्स होते हैं। हाँ तो डेफिनेटली, मतलब फॉलोअर इन द सेंस, डेफिनेटली पॉइंट इज करेक्ट कि आपको चीज़ें, आपको प्रोसेस फॉलो करना है। अब आप प्रोसेस अगर नहीं फॉलो करोगे तो फिर आप ये कैसे बोल सकते हो कि नहीं कल को ये होगा, परसों ये होगा। हमारा ध्यान ही प्रोसेस में, हमें ध्यान लगा हुआ है फ्यूचर में, प्रेजेंट पे हमारा फोकस नहीं है, तो फ्यूचर कैसे चेंज हो जाएगा? जब प्रेजेंट पे कुछ किया ही नहीं है तो फ्यूचर तो वही है ना जो प्रेजेंट में कर रहे हो आप, तो कुछ होगा ही नहीं अल्टीमेटली। तो सिंपल फॉलो करने का मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं जैसा बोला जा रहा है वैसा ही करो। द पॉइंट इज कि आपको, लेट्स से आप 4 लोग के पास गए और आपने गाइडेंस लिया, आपको लगा कि नहीं एक की बात आपको समझ में आ गई, तो फिर अब उसको फिर थोड़ा गांठ मान लो आप, ठीक है कि आप ठीक है जो भी इनके एक बेसिक 70-80% फॉलोइंग के साथ में अपनी इंडिविजुअल व्यक्तिगत तौर पे आप कुछ चेंजेस करोगे भी। कोई बोलेगा सुबह पढ़ लो, कोई बोलता है, ऐसे कई बार बच्चे आते हैं बोलते हैं सुबह पढ़ो कि शाम को पढ़ो। मेरा पॉइंट पढ़ लो, इट इज़ नॉट सुबह और शाम, पढ़ना इज इंपॉर्टेंट, नॉट द सुबह कि हाँ सुबह पढ़ें कि शाम को पढ़ें। जब आपका मन कर रहा है उस समय पढ़िए, लेकिन पढ़िए। कई बच्चे सर 22 घंटे पढ़ लें, नहीं बेटा 8 से 9 घंटे 10 घंटे दैट इज मोर देन सफिशिएंट। बस इससे ज़्यादा इस एग्जाम की जरूरत नहीं है। ये चीज़ है। अब ये सरल लग रहा है कि अरे 8 से 10 घंटे पढ़ना हो जाएगा, तो लोग नहीं फॉलो करेंगे। नहीं, हमें बताओ कि 15 घंटे, पहले बताओ कि 15 घंटे पढ़ना है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर प्रोवाइड करो, तो लगता है कि हाँ अब लग रहा है कि IAS की तैयारी कर रहे हैं। तो लगना नहीं, निकालना है, उसके लिए सरल चीज़ें करनी। कई बार जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे होते, बहुत तरीके की इनसिक्योरिटी होती है, चाहे वो हमारी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है, हम लिख नहीं पाते हैं अच्छे से, या रिसोर्सेज उतने नहीं हैं, हमारा सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड थोड़ा अलग है, हम गांव से आए हैं, और ये ज़्यादातर जो दिक्कतें देखी जाती हैं वो हिंदी माध्यम के छात्रों में होती है। उसके लिए आप क्या बोल सकते हैं कि क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड मिलता है कि अगर तैयारी कर रहा है कोई दिल्ली में बैठ के, अच्छे से अच्छे घरों में आ रहे हैं, देखा है हमने, हमारे घर में लोगों ने क्लियर किया हुआ है एग्ज़ाम पहले, हम नहीं जानते किसी को जिन्होंने, आसपास भी किसी को नहीं जानते जिन्होंने क्लियर किया हो, उससे कैसे ओवरकम करना है, उसको कैसे ओवरकम करना है, क्योंकि वो पर्सनालिटी में दिखती है। देखिए मैं इसमें ये बात बोलूँगा कि मेरा अपना जो मानना है इसमें, कि पहले ही बात आपने जो पूछा कि लैंग्वेज का कितना गेम है, कि लैंग्वेज, तो लैंग्वेज का बस गेम इतना ही है कि आप जो लिखो वो सामने वाले को समझ आ जाए, बस इतना। हमें कोई प्रेमचंद नहीं चाहिए,
ठीक क्लियर है कि हाँ प्रेमचंद जी नहीं चाहिए कि हाँ प्रेमचंद जी कोई बने, तभी आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। सरल हिंदी, जैसे आप एनसीईआरटी में या किताबों में पढ़ते हो, जिसे कोई भी बच्चा भी अगर पढ़े, जैसे एनसीईआरटी है 6 क्लास के लिए लिखी हुई है, तो किसके लिए लिखी है, हमारे लिए तो नहीं लिखी है, वो 6ठी क्लास के बच्चे के लिए लिखी हुई है, वो उसको समझ पा रहा है पढ़ के, बस वैसी हिंदी चाहिए। और मैंने शुरुआत में बोला था कि चीज़ों को सरल करके लिखना है, तो वो सरल हिंदी चाहिए, उसमें कोई आपको अलंकृत भाषा या वैसी किसी की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक सेंटेंस लिखो, उस सेंटेंस में जो आप बताना चाह रहे हो अगर वो आगे कन्वे हो जाता है, बात खत्म, इतनी सी बात है। दूसरा पक्ष आपने ये बोला कि कोई हो सकता है कि अच्छे बैकग्राउंड से हो, अगर मैं बोले एक हम्बल बैकग्राउंड से है, एक थोड़ा सा ऐसा है कि कोई अच्छा स्कूलिंग मिल गई या बाकी चीज़ें मिल गई, तो देखिए ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा पहले कि गैप तो है, पहले मैं ये स्वीकार करना, हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं गैप नहीं है, ये नहीं है, गैप तो है। अब इस गैप को फिल करने का एक ही तरीका है कि आपको मेहनत थोड़ी क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन एक समय के बाद में फिर चाहिए आईआईटी से हो और आप एक नॉन आईआईटीन पर्सन भी हो, देन यू कैन क्लियर दिस एग्जाम, ठीक क्लियर है, बिकॉज ये एग्जाम ऐसा है कि सबको लाके इक्वल फील्ड पे खड़ा कर देता है, ठीक है। तो कहीं पे उनको थोड़ा सा एज होगा तो कहीं पे आपको भी थोड़ा क्या होगा, एज होगा, और आपको हाँ उस रेस्पेक्ट में थोड़ी सी मेहनत हो सकता है, ज़्यादा करनी पड़े। तो फिर आई थिंक कि जो हिंदी माध्यम की जो बेल्ट है वो बहुत मेहनती है, ठीक क्लियर है। अगर सही मार्गदर्शन मिल जाए, गाइडेंस मिल जाए, तो मेहनत करने में पीछे नहीं हटते हैं। तो वो मेहनत से ही उस दूरी को, जो अब थोड़ा सा गैप अगर हम मान भी रहे हैं, तो उसको पाटा जा सकता है। और कोई तरीका नहीं है, तरीका एक ही है, दुनिया में एक ही तरीका चलता है, वो है मेहनत करना, लेकिन मेहनत सही दिशा में करना। तो ये एक तरीका है, लैंग्वेज का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लैंग्वेज बस ऐसा है कि हिंदी आप गलत ना लिख रहे हो, इंग्लिश आप गलत, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, गलत नहीं लिख रहे हो, लेकिन जो भी लिख रहे हो आप सही लिख रहे हो। फ्लावरी लैंग्वेज है नहीं है, अलंकृत भाषा है नहीं है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर आपने बोला राइटिंग अच्छी नहीं है, ये नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने क्या बोला कि यूपीएससी के सिलेबस में बस इतना लिखा हुआ है कि आपका लिखा हुआ हमको समझ में आ जाए, बस, ठीक है। लिख रहे हो समझ में आ जाए, ऐसा ना हो कि आप लिख रहे हो आ और समझ में आ रहा है ता, वो नहीं होना चाहिए, बस, ठीक है। बाकी सब ठीक है। सर आपने सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर ही नहीं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स थे जिनको आपने टच किया, और जैसा आपने अभी कहा भी जो टॉपर्स में होता है वो आपने हम सबके लिए कर दिया, हमारे लिए सिंप्लीफाई कर दिया है, सिर्फ सिलेबस को ही नहीं, प्रोसेस को भी। सर एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछूंगी कि आप इतनी गाइडेंस देते हैं सारे स्टूडेंट्स को, और बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स होंगे वो स्टूडेंट्स नहीं भी हैं हमारे, लेकिन उनके लिए अगर आपको एक एडवाइस कोई देनी हो, जो आज तैयारी शुरू कर रहे हैं अपनी, या जो बहुत दिनों से भी तैयारी अगर कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये एक एडवाइस जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है, आपको ये रखना ही है, तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे परीक्षा को क्लियर करने के, तो वो क्या एक एडवाइस होगी आपकी तरफ से? मैं इस एडवाइस में एक नहीं, मैं 3 एडवाइस दूंगा इसमें। बिल्कुल सर, बिल्कुल, तो बिल्कुल। पहली एडवाइस ये है कि आप अपने सोर्स फिक्स कर लीजिए। आप मार्केट में सर्च कर लीजिए, जो भी चीज़ें हैं आप सोर्स फिक्स कर लीजिए, जो भी है। मान लीजिए कि मैं बोलता हूँ कि प्राचीन भारत के लिए आपको आर्य शर्मा पढ़ना है, तो अब आप इधर से उधर नहीं जाओगे, आप जब भी पढ़ोगे क्या पढ़ोगे, आर्य शर्मा, या जो भी नोट्स बनाने हैं वहाँ से। तो पहली चीज़ अपने सोर्स फिक्स करिए, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं, फिर चाहे सामने अगल बगल में कोई कुछ भी बोलता रहे, आप नहीं हिलोगे, ठीक है। दूसरी बात यह है PYQs, ठीक है। तो PYQs का मतलब हो गया प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी, जीएसई नहीं, ऑप्शनल में भी। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 350 नंबर कैसे आएंगे, 300 नंबर कैसे आएंगे। मैं आपको एक बहुत सिंपल सा, अगर मैं थोड़ा सा टाइम ले पाऊँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मैं जब बच्चों को गाइड, मतलब जो भी अपनी तरफ से मैं उनको बता पाता हूँ, जो भी टॉपर्स अभी तक जो भी रहे हैं, तो मैं सीधा ये बोलता हूँ कि ऑप्शनल में हम सबको पता है, ज़्यादातर ऑप्शनल में 60 से 70% क्वेश्चन या तो थीम या क्वेश्चन का टाइप या लैंग्वेज हल्की सी चेंज करते हुए उसी डिमांड के साथ में क्वेश्चन रिपीट होता है ऑप्शनल में 60 से 70%। अगर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, थीम रिपीट हो रही है, तो आपके पास आंसर पहले से क्यों नहीं है? आपके पास आंसर पहले से होना चाहिए। कैसे होगा? PYQs। आप PYQs उठाओ, आप 10 साल के क्यों उठा रहे हो, आप 25 साल के उठाओ, ठीक है। पूछने का तरीका बदल सकता है, टॉपिक नहीं बदल जाएगा। मार्क्स को जो कहना था वो कह के चले गए, ठीक क्लियर है। अब वो रोज चेंज नहीं हो रहा है, उनका जिनसे कंपैरिजन होना है उन्हीं से क्या होगा, तुलना होगी, उन्हीं से कंपैरिजन होगा। तो ये क्वेश्चन जब फिक्स है तो आप उठा के एक रजिस्टर बनाओ, अपना पढ़ाई करने के बाद में उस रजिस्टर में देखो कि मार्क्स पे आज तक कितने क्वेश्चन आए, किससे किससे कंपेयर किया गया है, और उस क्वेश्चन की आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करो कि इंट्रोडक्शन में ये आएगा, है ना, आपके बॉडी वाले पार्ट में ये आएगा, कंक्लूजन में ये होना चाहिए। एक क्वेश्चन आपने कर लिया, ऐसे ऐसे मान लीजिए आपके 4-5 क्वेश्चन थे, मार्क्स आपका पूरा तैयार हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, अब यहीं पर रखना नहीं है, इसको जाके डिस्कस करना है आपको। डिस्कस किससे करना है? आपको डिस्कस करना है जाके अपने पीयर ग्रुप में। मान लीजिए कि आपका सोशियोलॉजी था,
साथ में और भी आपके दोस्त थे, उनका भी था, आपने उनसे डिस्कस किया, उन्होंने बोला यार तुमने लिखा तो सही है ब्रेनस्टॉर्मिंग, लेकिन इसमें ये 2 पॉइंट और आ सकते हैं। आपने लगा कि हाँ यार 2 पॉइंट तो मैं मिस कर गया, आप उन 2 पॉइंट को क्या कर दो, ऐड कर दो, वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन हो गया। फिर आप अपने टीचर के पास जाओ जिनसे आपने एक्चुअल में पढ़ा है सब्जेक्ट, ठीक है, जो भी है, जिसको भी आप फॉलो करें, या जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह आप ज्वाइन कर रखी है, वहाँ पे उनको दिखाओ। उन्होंने बोला कि नहीं इसमें ये वाला एंगल भी आप डाल सकते थे, इंक्लूड कर सकते थे, तो आपने क्या किया, उसको भी इंक्लूड कर दिया। अब आपके पास उस क्वेश्चन का एक मॉडल आंसर तैयार है, और ऐसे धीरे धीरे करते करते आपके पास पूरा ऑप्शनल क्या हो गया है, तैयार हो गया है। इस ऑप्शनल के इस रजिस्टर के ही से ही 50 से 60 या 70% क्वेश्चन क्या होने वाले हैं, आने वाला है, जिनका आपने मॉडल आंसर क्या कर रखा है, तैयार कर रखा है। और इस मॉडल आंसर में 60-70% का क्वेश्चन है, 60% भी अगर मैं ले लूँ तो 500 में से 300 नंबर का पेपर आपको पहले से एक तरीके से रफ आता है, तो वहां पे लिखना आसान होगा कि नहीं होगा, लिखना आसान होगा। और जब लिखना आसान होगा तो आपको नंबर भी ज़्यादा मिलने के चांस है, और 60-70% मार्क्स आराम से मिलते हैं ऑप्शनल में, एक क्वेश्चन में, इससे ज़्यादा भी कई बार मिल जाते हैं। तो अगर मिल गए तो आपके 200-210 नंबर तो पहले ही हो गए, और 200 नंबर का पेपर बचा हुआ है, सिंपल मैथ्स है, ठीक है। ये एग्जाम कई लोग बोलते हैं कि क्रिएटिविटी का एग्जाम है, नो, मेरा अपना मत बिल्कुल डिफरेंट है। दिस एग्जाम इज नॉट डिमांडिंग एनी काइंड ऑफ अ क्रिएटिविटी, दिस एग्जाम इज डिमांडिंग द स्मार्ट वर्क। आपको बैठ के 10 घंटे नहीं, मतलब नहीं कि 15 घंटे 20 घंटे लगातार पढ़ना है, बट हाँ आपको चीज़ें ढूंढना है कि मुझे मार्क्स कैसे आएंगे, और मार्क्स, क्योंकि बाद में जाके आपको आईएएस बनना है, आपको प्रशासन संभालना है, आपको बाकी चीज़ें देखनी है, तो वहाँ पे भी आपको स्मार्ट वर्क चाहिए होगा, है ना। स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं होता है कि आप लगातार काम कर रहे हो फिर ये नहीं, स्मार्ट वर्क का मतलब होता है कि कम चीज़ों को करते हुए भी आप ज़्यादा रिजल्ट ला पाओ, ठीक है, अपनी उत्पादकता बढ़ा पाओ, प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाओ। तो अगर 200 नंबर पहले ही आ गए आपके, 300 नंबर में से बचे हैं आपके 100 नंबर लाने, और 200 नंबर बचाए, तो अब तो 60% भी नहीं चाहिए, आपको 50-40% मार्क्स चाहिए केवल। और जब आपने इतनी तैयारी कर रखी है तो वहाँ भी आप ठीक ठाक ही लिख कर आओगे, तो अप्रोचेबल है। और ये मैंने बहुत कम लिया है, इससे अगर ये अप्रोच फॉलो करते हो 320, 330 भी हो सकता है, 340 भी हो सकता है, लेकिन ये सरल प्रोसेस है, ये सरल प्रोसेस है, लेकिन टीडियस टास्क है। कि आपको मेहनत लगेगी इसके ऊपर, हाँ लगे रहना, मेहनत लगेगा, लेकिन ये प्रोसेस सरल है। अब इसको सरल प्रोसेस है कि हाँ अरे ये तो सिंपल लग रहा है कि केवल पीवाईक्यू उठा के तैयार करना है, अब लोग नहीं फॉलो करेंगे, ठीक है। तो वो क्या, उनको लगेगा नहीं कुछ और कर लेते हैं, 4 जगह से बुक पढ़ लेते हैं, हर लोम्बस भी पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं, वो दिक्कत होती है। तो सिंपल, यानी कि मैंने पहली अप्रोच बताई थी, सिलेबस से स्टिक करें। दूसरा हो गया आपका पीवाईक्यूज में मेंस में तो चलो फिक्स है, सीएससी का ही फॉलो करना है, और प्रीलिम्स में आपका सीएपीएफ, सीडीएस, पीसीएस, कहीं पे भी क्वेश्चन दिखे प्रैक्टिस करो, और जो भी एडिशन लगे ऐड कर लो, आपका चीज़ें कॉम्प्रिहेंसिव होती हुई चली जाएंगी एक बेसिक सोर्स के साथ में। और चौथा, ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है। वो ब्रेन स्टॉर्मिंग के साथ में आपको, क्योंकि जब आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हो, देखो आंसर हमेशा दिमाग से हाथ की तरफ फ्लो होता है, ना कि हाथ से दिमाग की तरफ, क्लियर है। तो अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड है तो ऑटोमेटिकली जब आप लिखोगे वो भी क्या आएगा, स्ट्रक्चर्ड ही आएगा। लेकिन यहीं पे मैस है कि कहीं कुछ, मैंने बोला मौर्यकाल है, आप पॉलिटी में डिवाइड कर दो, इकोनॉमी में डिवाइड कर दो, तो दिमाग में डिवाइडेड है ना कि हम पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, तो आप जब लिखोगे भी तो भी कैसे लिखोगे, इसी स्ट्रक्चर में लिखोगे। तो आप ब्रेन स्टॉर्म करो, ब्रेन को ऑर्गेनाइज करो। एक बार ब्रेन ऑर्गेनाइज हो गया देन ऑटोमेटिकली आंसर बस लिखना है आपको, एंड दैट इज लाइक अ फिल इन द ब्लैंक्स ओनली, ये चीज़ है। तो पहला पॉइंट फिक्स द सोर्स, सेकंड उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना, और पीवाईक्यूज के साथ में क्या करना है, बैक करना है। थर्ड, आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है, फिर चाहे जो भी हो, चाहे मेंस हो या प्रीलिम्स हो, चीज़ें का प्रैक्टिस करो। ये एक सिंपल एडवाइस है, अगर आप ये फॉलो कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है कि आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर लोग नहीं कर रहे हैं। और चौथा मैं जरूर बोलूँगा, रील्स देखना बंद कर दो, ठीक, क्लियर है। और ये जो सुबह शाम दिन रात जो रील्स चलती रहती है ना कि हाँ जो भी चीज़ें, और एक अच्छी आदत डालो। ये मैं कई बार जो अपने जो बच्चे हैं उनको तो बोलता ही हूँ कि जनरली आज जो हम लोगों की हैबिट है, इसमें मैं अपने आप को भी मानूंगा, ऐसा नहीं कि मैं बहुत अलग हूँ, हम भी उसी पीढ़ी से हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि आज जनरली हम जब सोने जाते हैं तो हम मोबाइल जरूर उठाते हैं अपना, और हम 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा कुछ ना कुछ वीडियो देख लेते हैं, रील्स पे रील चलता है। मैं कह रहा हूँ इस हैबिट को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, और सोते वक्त केवल ये आदत डालिए कि मुझे 5 से 10 पेज पढ़ने हैं किसी बुक के, और वो बुक आपके यूपीएससी की से बियॉन्ड होनी चाहिए, ठीक है। जनरली जैसे मान लीजिए कि इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 है, अमिताभ कांत जी ने लिखी, ठीक है, एक अच्छी बुक है, एक अच्छा पर्सन है जिसने अपना पूरा एक्सपीरियंस लिखा है एक तरीके से। तो आप उस बुक को चूज कर लीजिए, और पूरी बुक नहीं पढ़नी है, एक दिन में केवल कितना पढ़ना है, 5 to 10 पेजेस। अगर मैं इसका मैथमेटिक्स से हिसाब किताब लगाऊं तो ये बात पहुंचती है 5 और 10 या 5 भी लेता हूं तो 5 × 365 दिन।
लगभग 1500-1600 पेजेस के 1700 लगभग 1800 पेजेस के आसपास हो गया। एक बुक लगभग 200 पेज की होती है, यानी कि एक साल में बिना किसी बहुत बड़े एफर्ट के केवल 15 मिनट की रीडिंग के साथ में आपने 9 बुक क्या कर दी है, खत्म कर दी है। ये 9 बुक में लोगों का अनुभव छुपा हुआ था, वो अनुभव आपने पढ़ लिया है और वो अनुभव आपको आगे अपने जो व्यवहारिक पक्ष हैं, जब आप आईएएस बनोगे तब भी काम आएगा, इवन उसके पहले एग्जाम क्वालिफाई करने में भी काम आएगा और नींद भी अच्छी आएगी, यकीन मानिए। ठीक है, तो जब आप बुक से, तो किताबों से दोस्ती करिए, तो रोज की एक हैबिट रखिए 5 से 10 पेज, बस इससे ज़्यादा नहीं, 5 से 10 पेज, क्योंकि पूरी बुक का हैबिट लेंगे तो फिर ह्यूमन नेचर है, तो ह्यूमन साइकोलॉजी भी करती है कि यार पूरा 200 पेज है तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन 5 से 10 पेज पढ़े जा सकते हैं। तो एक तीसरा पॉइंट ये होगा कि इस हैबिट को डेवलप करिए, इससे बहुत हेल्प होगी। सर, एक जो आपने अभी अभी बात कही उसमें से एक छोटा सा बस एक क्वेश्चन पूछूंगी मैं, कि आपने कहा कि अगर यहाँ पे आपका क्लियर है, ब्रेन अगर आपका ऑर्गेनाइज्ड है, तो वो आपकी आंसर राइटिंग में भी आएगा और वो हर जगह रिफ्लेक्ट होगा। बिल्कुल। ब्रेन ऑर्गेनाइज कैसे करें? ब्रेन स्टॉर्मिंग बेसिकली क्या है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब ये है कि लेट्स से कि आई एम थिंकिंग अगेन, आई एम टेकिंग द एग्जांपल, लेट्स से राइट नाउ आई एम नॉट टेकिंग द एग्जांपल ऑफ मौर्य, मैं मौर्य का एग्जांपल ना लेके लेट्स से मैं गुप्त काल लेता हूँ वापस से। ठीक है, और गुप्त काल में मैं ये देखता हूँ कि मुझे ये देखना है कि इनके टाइम पे कला क्या क्या डेवलप हुई, तो मैं क्या समझूंगा, मैं ये सोचूंगा कि ये देख लेते हैं कि इनके टाइम पे विश्वास क्या क्या है। तो धर्म ये किसको प्रमोट कर रहे हैं, ये शायद वैष्णव धर्म को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, भागवत धर्म को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। वैष्णव भागवत का मतलब हो गया हिंदू, हिंदू का मतलब या ब्राह्मणिकल सिस्टम जो भी था आपका। तो इसमें अगर आप देखोगे इसका मतलब इनका क्या बनाएंगे, मंदिर। लेकिन मंदिर के साथ साथ में कोई भी रूलर सेकुलर भी होता है, यानी कि वो दूसरे धर्मों को भी क्या करेगा, सपोर्ट करेगा या अपोज नहीं करेगा एटलीस्ट। क्लियर है? तो क्या होगा, स्तूप भी होने चाहिए क्योंकि बुद्ध धर्म भी चल रहा है। क्लियर है? फिर क्या होना चाहिए इसके अलावा आपका बाकी के जो आपका जैसे रॉक कट केव आर्किटेक्चर, क्योंकि वो लोग तो अभी भी हैं। क्लियर है? यानी कि लोग अभी भी घर से बाहर निकल रहे हैं, संन्यास ले रहे हैं या भगवान से या बेसिकली एक तरीके से अपने लिए एनलाइटनमेंट की खोज कर रहे हैं या ज्ञान की खोज कर रहे हैं, तो उनके लिए भी चाहिए। तो आपको तीनों चीज़ें मिलेंगी, आपको रॉक कट केव आर्किटेक्चर भी मिलेगा, आपको क्या मिल गया बेसिकली मंदिर भी मिल गए, और आपको क्या मिल गए, स्तूप भी मिल गए। तो जब आप गुप्त काल में जाओगे तो आपको ये 3 वास्तुकला मिलेंगी मुख्यतः। एक मंदिर कला, मंदिर शैली, एक मंदिर शैली के बाद में आपका क्या हो गया, स्तूप कला बुद्ध की, और इसके अलावा हो गया आपका रॉक कट केव आर्किटेक्चर। ठीक है, तो अब इसमें अगर मुझे पढ़ना हो कि मंदिर कैसे कैसे होंगे, तो सिंपल है, आर्किटेक्चर को मैंने बोला रटने की जरूरत नहीं है, आप चीजें समझो कि आर्किटेक्चर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्म एंड फंक्शन। कि आर्किटेक्चर जो है वो फॉर्म और फंक्शन का एक सम्मिश्रण है। ठीक है? तो पहले आप फंक्शन डिसाइड करते हो कि आपको फंक्शन क्या चाहिए। फंक्शन चाहिए कि मुझे एक क्लास चलानी है और उसमें इतने नंबर, इतने लोग आने हैं, तो ऑटोमेटिकली मैं उसी हिसाब से चीजें बनाऊंगा। ठीक है, तो जैसे मंदिर बनाना है, तो मंदिर बनाने का पहला क्या है, मुझे भगवान की मूर्ति को किसी सुरक्षित स्थान पे रखना है ताकि धूप ना आए, ताकि बारिश ना आए। तो मैं एक रूम चूज करूंगा और उस रूम में जाके क्या कर दूंगा, मंदिर मूर्ति को रख दूंगा। तो ये हो गया भगवान का घर, यही है मंदिर शुरुआत का। तो आप लॉजिक से कनेक्ट करते जाओगे। अब इस चीज को अगर आप ब्रेक करोगे, इसी को बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। क्लियर है? कि आप ये सोचो कि ये है तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, और इन्फ्रेंस निकालते हुए चलिए, तो धीरे धीरे आपका माइंड ही ऐसे चलने लग जाएगा। मैंने सिंपल बोला कि जैसे गुप्त है, तो एक तो मैंने कला वाला पक्ष लिया कि कला में ये पक्ष आ सकते हैं। अब मैं ओवरऑल लूंगा तो वापस से वही लूंगा कि भाई गुप्त का पॉलिटी कैसा था, इकोनॉमी कैसा था, सोसाइटी कैसा था। तो अगर कोई मुझसे बोलेगा कि गुप्त पे 150 वर्ड में कुछ लिखो, तो मेरे पास 6 डायमेंशन फिक्स है। मैं पॉलिटी में कुछ लिख दूंगा कि ये चीज़ें चल रही थी, इकोनॉमी में कुछ लिख दूंगा, सोसाइटी में कुछ लिख दूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ लिख दूंगा, रिलीजन में कुछ लिख दूंगा, और आर्ट फॉर्म में कुछ लिख दूंगा। 6 डायमेंशन हो गए, हो गया आंसर आपका। ठीक है, अब ये क्यों लिख पाया, क्योंकि मुझे यहाँ क्लियर है कि मैं किसी भी एरा को 5 या 6 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। सिंपल है। अब मान लो कि मैं सोसाइटी के अंदर ही चला जाऊँ, और मान लो कि क्वेश्चन पूरे पे नहीं है, सोसाइटी पे है केवल। ठीक है, तो सोसाइटी के अंदर मैं जाऊँगा तो मैं क्या सोचूंगा किसी सोसाइटी के बारे में, क्या सोसाइटी में कोई विभेद है या कोई स्ट्रैटिफिकेशन है, क्या हायरार्की है सोसाइटी में। पहला पॉइंट आप देखो है कि नहीं है, लिखो। ठीक क्लियर है? दूसरा, वुमेन की कंडीशन कैसी है, क्या स्लेवरी है, क्या अनटचेबिलिटी है। ठीक क्लियर है? या मैरिज सिस्टम है तो किस तरीके का है, पॉलीगेमी है। भाई मैरिज है, अगर मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि किसी समाज में शादी है, तो शादी का पहला क्वेश्चन क्या होता है, कितनी, 1 शादी, 2 शादी, कितनी शादी। ठीक है, तो मोनोगेमस, पॉलीगेमस। ठीक क्लियर है? या शादी एक, अगर 1 से अधिक करेंगे तो केवल पुरुष ही कर सकते हैं, या महिला भी 1 से अधिक शादी कर सकती है, यानी कि पॉलीगेमी एंड पॉलिएंड्री। ठीक है, तो वो आप देखो, मैरिज में आप आंसर करना स्टार्ट करो। अब अगर मैरिज हो गई आपकी, तो दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, कितनी वाला हो गया आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, कब। कब का मतलब चाइल्ड मैरिज भी हो सकती है और एडल्ट मैरिज भी हो सकती है। आप उसका आंसर करो कि कहाँ पे चाइल्ड मैरिज थी, कहाँ पे एडल्ट मैरिज थी। तीसरा पॉइंट क्या हुआ, मैरिज हो गई,
अब हो सकता है कि मैरिज एकदम सही चली, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या हो सकता है, मैरिज में बीच में आपको लगा कि हम इस व्यक्ति के साथ नहीं रह सकते, ठीक है, डाइवोर्स है या नहीं है ना। चौथा पॉइंट क्या हो गया, लेट्स से जो हस्बैंड थे उनकी डेथ हो गई। अगर डेथ हो गई तो दो प्रोसेस निकल सकते हैं, एक सती वाला हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, विडो रीमैरिज। तो आप इस पे बात करो कि सती है क्या इस टाइम पे, विडो रीमैरिज है क्या, ठीक क्लियर है। और ये सब चीजें आपकी क्या हो गई, मैरिज के अंदर 4 डायमेंशन बना दिए आपने। और मैंने क्या कुछ हमने ऐसा डिस्कस किया जो आप सोच नहीं सकते हो, आप सोच सकते हो। सिंपल शादी की बात है कि शादी है तो कितनी शादी, कब करनी है, कब करने के बाद में आपने ये सोच लिया सिंपल कि मतलब सेपरेशन है तो सेपरेशन किस तरीके, सेपरेशन दो तरीके से हो सकता है कि तो खुद ही छोड़ दो तो डाइवोर्स है कि नहीं है। दूसरा आपका वो हो गया कि आपका हाँ विडो हो गया, तो विडो के बाद 2 ऑप्शन आते हैं कि आप दोबारा शादी कर सकते हो क्या, और दूसरा क्या हो सकता है कि सती होना पड़ रहा है। तो ये 2 चीजें हो गई। आपने पूरा शादी किया सोसाइटी में, तो आप सोसाइटी में देखो हमने 6-7 डायमेंशन ब्रेक कर दी बिना किसी एफर्ट के। कोई एफर्ट नहीं, बस सोचना है बैठ के, और सोचने के लिए वहां जाने की जरूरत नहीं है गुप्त काल में, अपना देख लो आप, ठीक क्लियर है। कि भारत में आज भी समाज पे बात करोगे तो यही बात करोगे आप कि समाज में कितने लोग तरीके के लोग हैं। अगर लोग हैं तो लोग शादी के लोगों के बीच में संबंध कैसा है, शादी कैसे कर रहे हैं, शादी के बाद क्या होता है, ठीक क्लियर है। क्या तलाक की सुविधा आज उपलब्ध है कि नहीं है, डाइवोर्स है कि नहीं है, ठीक क्लियर है। या अगर कोई विडो हो जाता है तो वापस रीमैरिज है या नहीं है, ठीक क्लियर है। शादी हो जाती है तो शादी 2 तरीके से हो सकती है कि अगर वर्ण सिस्टम है या जाति सिस्टम है तो आप 2 शादी कर सकते हो, एक इंटर कास्ट और एक इंट्रा कास्ट। तो इंट्रा कास्ट ज़्यादा प्रमोटेड है कि इंटर कास्ट प्रमोटेड है, ठीक क्लियर है। और अगर इंट्रा कास्ट भी है तो इंट्रा कास्ट में भी आप गोत्र यानी कि कॉमन एंसेस्टर होता है, तो गोत्र एक्सोगेमी है कि गोत्र एंडोगेमी है। तो आप एक ही समाज वाले पार्ट को ही 10 मिनट तक बात कर सकते हो, 15 मिनट तक बात कर सकते हो, और चाहो तो 250 वर्ड्स का भी आंसर लिख सकते हो और 150 का ऐसे भी। बस यही है ब्रेनस्टॉर्मिंग, यही है दिमाग को ऑर्गेनाइज करना कि समाज किसी का भी पूछे मुझे ये 6 डायमेंशन में लिखना है, सरल हो गया काम। बस ये सरल करना और कुछ नहीं करना। अगर ये आप कर सकते हो तो फिर आपके लिए कोई भी आंसर लिखना डिफिकल्ट नहीं है। और मैं केवल और केवल इतिहास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ कि सारे सब्जेक्ट में ही ऐसे ब्रेक किया जा सकता है चीज़ों को और प्रिपेयर किया जा सकता है। तो ये तो जो आपने बताया इसमें ऐसा लगा हमें सुन के कि अपने साथ समय बहुत बिताना है, क्योंकि सोचने के लिए तो आपको खुद ही सोचना है। हाँ बिल्कुल। तो रील्स देखते हुए तो वो नहीं हो सकता। नहीं, आप बुक्स पढ़िए, अच्छी बुक्स पढ़िए, क्योंकि देखो अल्टीमेटली जो भी आप फीड करोगे, ठीक है, आपका जो भी व्यक्तित्व है वो व्यक्तित्व वही है कि जो आप अपने आप को फीड किस चीज़ से कर रहे हो, ठीक है। तो अगर फीड आप रील से करोगे तो फिर रील ही बाहर भी आएगी, ठीक क्लियर है। तो रील में कुछ चल रहा है अगर तो ठीक है, तो मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बट डेफिनेटली वो चीज़ आएगी। लेकिन अगर आप अच्छी किताबें पढ़ रहे हो तो आपका मटेरियल, मैं बोलते हैं ना कि किसी को शरीर बनाना हो तो 70% डाइट होती है और 30% फिर बाद में बाकी जो प्रैक्टिस होते हैं, यानी कि 70% इस केस में 70 या 90% आपकी डाइट है। डाइट कैसी है, डाइट अगर अच्छी है, अच्छी किताबें हैं, अच्छा नॉलेज है, तो आप जब बात करोगे या जब आप किसी भी चीज़ को बताओगे तो उसमें क्लियरिटी दिखेगी। अच्छा ये क्लियर थॉट्स हैं, ठीक क्लियर है कि ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। एंड आई विल से जस्ट वन लाइन, बी द प्रोड्यूसर एंड नॉट द कंज्यूमर। जब आप रील्स देखते हो तो आप एक कंज्यूमर हो, और कंज्यूमर्स कभी कुछ खास हासिल नहीं करते हैं। बी द प्रोड्यूसर, बुक पढ़िए, तब आप प्रोड्यूसर बन पाओगे, तब आप चीज़ों को प्रोड्यूस कर पाओगे। और प्रोड्यूसर जो होते हैं वो अपने साथ समय ज़्यादा बिताते हैं, वो अपने डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि रील्स देख के दूसरे के ऊपर समय ज़्यादा वेस्ट करें। सर आपने पूरे सेशन में हमारे लिए इतिहास कला संस्कृति तो बहुत सिंप्लीफाई कर ही दिया। जो प्रोसेस है कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है, सिलेबस को अप्रोच कैसे करना है, हमारे डे टू डे जो हमारा रूटीन है वो कैसे फॉलो करना चाहिए, आपने वो सब हमारे लिए सिंप्लीफाई कर दिया। थैंक यू सो मच सर। मतलब ये एपिसोड हमारा, बहुत लोगों को बहुत सारी गाइडेंस नहीं मिलती है, और आपको देख के अब समझ में आता है कि जिन भी स्टूडेंट्स ने निकाला है, जो आपके रहे हैं, जो टॉपर्स निकले हैं, वो क्यों रहे हैं। तो ये था नेक्स्ट IAS के सिलेबस सारांश का दूसरा एपिसोड, जहां हमने बातचीत की राहुल सेंगर सर के साथ इतिहास, कला और संस्कृति के बारे में। अगले एपिसोड में हम कौन से टॉपिक को कवर करें, ये आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में।